हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुरमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको विक्रम संवत 2080 नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए, आपकी टीम और आपके सारे कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए ये नया साल बहुत ही मंगलमय और समृद्धि वाला हो। धन्यवाद आज समय देने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल, बाजार के डायरेक्शन को लेकर, ये फिर से लाइफ टाइम हाई की तरफ हम निफ्टी और बाकी इंडेक्स में बढ़ रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप शेयर तो फिर से गर्म होते हुए दिख ही रहे हैं। बताएं सर, अगली दिवाली तक बाजार का मूड माहौल कैसे देखते हैं आप? अनिल जी, टेम्पलेट बाय ऑन डिप्स की है और इसका एक कारण है। अगर आप देखिए अर्निंग्स ग्रोथ देखिए इंडिया की, FY23 का करीबन 22% रहा है। Q1 Q2 का अगर आप एवरेज लेंगे तो करीबन 20% है जो इन्वेस्टमेंट कवरेज है हमारा। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो लेवरेज मेरे ख्याल से पूरे डेकेड लो पे है। बैंक एनपीए जो है डेकेड लो पे। आज आरबीआई ने और इंटरवीन किया है, रेगुलेटरी इंटरवेंशन हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक्स का बहुत अच्छा रहा है। वो पहले से प्रूडेंट और प्रोएक्टिव रहते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट साइकिल में तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप पब्लिक कैपेक्स के अलावा देखें, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज का एग्जीक्यूशन है, रेजिडेंशियल सेल्स अगर आप देखें, अगर आप डोमेस्टिक स्टील डिमांड भी देखें, जब ग्लोबली आप देखिए स्टील प्राइसेस में काफी सॉफ्टनेस है, बट अगर आप डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस देखें, सीमेंट में अगले 3-4 साल और कैपेसिटी ऐड हो रही है। इस साल पहली बार डबल डिजिट वॉल्यूम होता है, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है बढ़ रही है। और हम एक परफेक्ट गोल्डी लॉक्स स्टेट में है, जिसे हम कहते हैं नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। 7% का जीडीपी दर है, नॉमिनल 11-12% है, इन्फ्लेशन 4-5% है, और ये साइकिल लंबी चलती है। तो टेम्पलेट वही रहेगा मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का। एज लॉन्ग एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, वो एक इवेंट थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा अगले साल। बट बाजार में थोड़ा सा बस सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगह, बहुत सारे पॉकेट्स में, लार्ज कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड नियर टर्म में, क्योंकि आपने अगले संवत की बात करी, थोड़ा सा बेटर है। आप देखिए आधा निफ्टी लगभग चला ही नहीं है। एचडीएफसी और रिलायंस का वेटेज लगभग 25% है। आईटी का पूरा पैक अभी ड्यू है, स्पेशली जो लार्ज कैप आईटी है। एसबीआई है, एचयूएल है, काफी सारे लगभग 50-55% निफ्टी जो वेट है अभी भी शायद 17-17,500 के लेवल पे है। तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है पोर्टफोलियो का लार्ज कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मिड और स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा सा बैलेंसिंग की भी जरूरत है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे आएंगी अगले साल। इंटरेस्ट रेट्स लगभग पीक हो गए हैं और इंडिया का बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है अगले साल ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। तो 50 से 75 पैसे भी अगर यील्ड सॉफ्टन होती है 10 ईयर बॉन्ड की, तो बॉन्ड पोर्टफोलियो में भी अर्ली डबल डिजिट रिटर्न बन सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क एडजस्टेड फोकस रखने मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा अगले संवत के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि थोड़ा सा आप तेजी की तरफ रहें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जहाँ वैल्यूशन सस्ते हैं उन शेयरों पर फोकस करें। एक चीज़ का और आपने जिक्र किया, आरबीआई के एक्शन की तरफ से, राज टॉक ऑफ द टाउन तो वही है। तो गुरमीत जी, एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ, किस तरह का असर आगे चलते हुए आप देखेंगे बैंक्स पर, क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर, एनबीएफसीज पर, जो कल देर शाम आरबीआई की तरफ से नियमों में बदलाव हुए हैं, रिस्क वेटेज जो बढ़ा है, उसका क्या असर देखते हैं सर? देखिए थोड़ा सा भी शॉर्ट टर्म रिएक्शन देखिएगा अनिल जी प्राइसेस में, क्योंकि एक कंज्यूमर लेंडिंग जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग था बहुत तेजी से बढ़ रहा था, स्पेशली जो 50,000 से नीचे का टिकट था। तो मुझे लगता है थोड़ा फिनटेक कंपनीज पे ज्यादा इम्पैक्ट है और थोड़ी सी एनबीएफसीज पे जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नियर टर्म इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा जरूरी भी है क्योंकि ब्यूरो के डेटा ने दिखाया है कि कुछ स्ट्रेस है उसमें और आरबीआई ने प्रोएक्टिवली किया है। बैंक्स के लेवल पे मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता है क्योंकि वेल कैपिटलाइज्ड है। CET1 में अगर आप देखेंगे एवरेज इम्पैक्ट 40 पैसे से लेके 70 पैसे है। तो जो वेल कैपिटलाइज्ड बैंक है उसमें आपने देखा होगा ज्यादा रिएक्शन भी नहीं आया। बैंक निफ्टी में ओवरऑल एनबीएफसी में थोड़ा ज्यादा रिएक्शन देखने को मिला है। कुछ बैंक जैसे आरबीएल हैं या छोटे मिड साइज बैंक्स हैं जहाँ पे जो क्रेडिट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, वहां पे नियर टर्म इम्पैक्ट आ सकता है। बट उन्होंने होम लोन को नहीं किया है, व्हीकल लोन टच नहीं किया है, गोल्ड लोन टच नहीं किया है। तो दो सेगमेंट इम्पैक्ट हुए हैं, कंज्यूमर अनसिक्योर्ड लेंडिंग और जो बैंक एनबीएफसी को लेंड करता है। तो थोड़ा सा नियर टर्म इम्पैक्ट है बट बहुत मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है इसका अर्निंग्स पे। इनफैक्ट ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ जहां होती है वो रेड फ्लैग होता है फाइनेंशियल में, हमने ये देखा है पास्ट में। और कुछ जगह ये 40-50% से पोर्टफोलियो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा था अनसिक्योर्ड साइड। आई थिंक उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी तो ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए मेरे हिसाब से अच्छा मूव है। नियर टर्म थोड़ा सा नेगेटिव है एनबीएफसी के लिए और छोटे बैंक्स के लिए। बिल्कुल, तो एनबीएफसी छोटे बैंक के लिए नेगेटिव है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए
लिमिट में रखने के लिए एक अच्छा कदम आरबीआई की तरफ से गुरमीत जी की ये राय। गुरमीत जी, पिछले पूरे साल भर विक्रम संवत 2079 से 80 के बीच में एक ही चिंता रही, ग्लोबल मार्केट्स। खबरें सारी खराब आई, घटे नहीं। इस बार उम्मीद है कि खबरें अच्छी आएगी, क्या बढ़ेंगे नहीं? देखिए अंजी, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सबसे बड़ा कंसर्न था यूएस में रिसेशन का, हार्ड लैंडिंग का, वो बहुत हद तक दूर हुआ है। इनफैक्ट अगले साल का अगर आप ब्लूमबर्ग फोरकास्ट देखें तो 2% की बात हो रही है। मॉडरेशन है ग्रोथ में, शायद थोड़ी सी सॉफ्ट लैंडिंग है। एग्जिस्टिंग हाउसिंग सेल्स में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, और ये व्हाइट कॉलर रिसेशन है यूएस में। लोअर हायर लेवल पे जॉब कट्स हैं और नीचे पे लेबर शॉर्ट है, तो बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट है ये। तो मुझे लगता है कि यूएस में थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगी, थोड़ा मॉडरेशन रहेगा ग्रोथ में, और इसलिए मैं जो भी इतनी बड़ी इकोनॉमी जो 12% ग्रो कर रही है उसको लेके इसलिए इंडिया पे एक कंसेंसस ट्रेड है। वहां भी मुझे लगता है अगर आप देखिए 2 ईयर बॉन्ड 5% की यील्ड पे है, तो और यील्ड आगे कम होने वाली है, तो नियर टर्म शायद बॉन्ड्स पे फोकस ज्यादा रहेगा। और हमने देखा भी है कि ट्रेजरी में कैसे जैसे ही 5% यूएस में पहुंचा था, तो वहां पैसा माइग्रेट होता है इमर्जिंग एसेट से। थोड़ा सा मुझे लगता है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉकेट्स हैं इंडिया के, जैसे एग्रोकेमिकल्स हैं, काफी डंपिंग देखने को मिली है, इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग करी है, और चाइना ने भी डंप किया है। आईटी सर्विसेज है वहां पे, जो अगर आप डील्स देखेंगे वो एआई पे हो रही है, ईआरडी पे हो रही है जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे हो रही है। जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो कम हुआ है। जो कंपनीज ईआरडी में थी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में थी, उनको गेन हुआ है। आप देखिए एचसीएल टेक में इम्पैक्ट नहीं आया, मिड कैप में आप देखेंगे परसिस्टेंट, केपीआईटी ने बहुत अच्छा किया है। अभी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है, तो आईटी भी मिस पैक्ट है। तो जो ग्लोबल ओरिएंटेड सेक्टर्स है वहां पे मुझे लगता है एक क्वार्टर और थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारा नेगेटिव प्राइस में है, और थोड़ा सा रूरल फेसिंग इकोनॉमी पे मुझे लगता है थोड़ा फोकस बढ़ाना चाहिए, जो डोमेस्टिकली है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, पब्लिक बॉडी स्पेंड कर रही है, एमएसपी अच्छा है, और अभी जो विंटर सीडिंग है, मैंने अभी चेक किया, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, काफी बेहतर है। तो थोड़ा रूरल इकोनॉमी फोकस वहां पे मुझे लगता है डोमेस्टिक फोकस ज्यादा रखना चाहिए। ओके, परफेक्ट है। तो ये आपके लिए पूरा पूरा एक्शन। बताएं गुरमीत जी, फिर ऐसे में भारतीय बाजारों में निवेश के लिए कहाँ मौके आपको नजर आते हैं, क्या पसंद है आपको? तो अनिल जी, हम मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग इस पूरे डेकेड का थीम है, और इसका गवर्नमेंट 25% मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है जीडीपी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 4-5 साल में बहुत सारी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, ऑटो में है, फार्मास्यूटिकल में है, टेक्सटाइल्स में है, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें ऑटो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है थोड़ा सा टू व्हीलर में रिवाइवल देखने को मिलेगा। तो जो टू व्हीलर की एंसिलरीज हमें काफी पसंद है। संधार टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, हमने पहले भी चर्चा करी है उस बारे में। फ्रॉम वन कंपनी वन प्रोडक्ट, अब ये मल्टी प्रोडक्ट कर रही है। टू व्हीलर 55% रह गया है, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल्स में भी बढ़ा है। लीडर है विजन सिस्टम में, लॉक्स में, केबिन्स बनाते हैं, मेटल शीट्स है, डाई कास्टिंग का काम है, तो काफी काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है देश को शायद 4 या 5 और डिक्सन और एम्बर जैसी कंपनीज की जरूरत है। एप्पल अकेला $20-25 बिलियन की सोर्सिंग और एक्सपोर्ट की बात कर रहा है इंडिया से, तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। टेक्सटाइल्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है। इस बांग्लादेश में अगले साल वेज रिवीजन है जो 10 साल के बाद होता है। तो वहां पे 50-60% वेज इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इंडिया रीजनल ट्रीटीज की बात कर रहा है यूके में और ईयू में, तो एक जो टैक्स डिसएडवांटेज है वो जाएगा। और इंडिया का शेयर अपैरल एक्सपोर्ट में सिर्फ 3% है, चाइना लगभग 50-55% है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी, और प्लस ये लेबर इंटेंसिव है, स्पेशली वुमेन, तो ये पॉलिटिकली भी सारे पॉइंट स्कोर करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे मैं बहुत बुलिश हूँ। कैपिटल गुड्स में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला, मुझे एलएनटी की कमेंट्री रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है, 10 लाख करोड़ की वो ऑर्डर प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन बुक बढ़ा है क्योंकि मिडिल ईस्ट से ऑर्डर्स आना शुरू हो रहे हैं। हैदराबाद मेट्रो में लॉसेस कम हुए हैं, तो कैपिटल गुड्स को लेके बहुत बुलिश हूँ। और ओवरऑल रियलिटी और बिल्डिंग मटेरियल को लेके बुलिश हूँ। रेजिडेंशियल सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है अगले साल भी, तो मैं कुछ सिलेक्टिवली रियल एस्टेट डेवलपर्स पे और बिल्डिंग मटेरियल स्पेस पे काफी काफी कंस्ट्रक्टिव। ओके, ढेर सारे ऐसे सेक्टर्स हैं और स्टॉक्स हैं जो पसंद है गुरमीत जी को। मैन्युफैक्चरिंग की थीम लंबे समय से पसंद करते आ रहे हैं, अच्छे रिटर्न भी बने हैं, अभी भी यहाँ पर तेजी रहेगी। एलएनटी और जैसी कंपनियों पर, कैपिटल गुड्स कंपनियों पर भी आप तेजी करके चलें। रियल एस्टेट कंपनियों में अभी भी तेजी बरकरार रहेगी और इस फेस्टिव सीजन में तो रजिस्ट्रेशन जमकर आए, उस पर भी हमारी रिसर्च टीम आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डेटा रखने वाली है, और बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए सभी कंपनियों पर भी आपको करना है फोकस। गुरमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने, और अगले साल के लिए बाजार के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर।